इस तूफ़ानी बारिश बाहर हो रही थी और एक मेरे अंदर। दुल्हन बनी मैं इस तेज़ तूफ़ानी बारिश में अपने कमरे से बाहर आ गई। सहन में लगी रंग-बिरंगी झंडियाँ अब दीवारों से उतर के ज़मीन पे गिर चुकी थीं। बरकी कुमकुमों की रोशनी तो कब की मांद पड़ चुकी थी। मुझे बारिश से हमेशा ही खौफ आता था, मगर आज नहीं आ रहा था। हालांकि बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन मेरे अंदर शायद इतना ज़्यादा तूफ़ान बरपा था कि बाहर का तूफ़ान उस पे असरअंदाज नहीं हो रहा था। उस वक्त मैं सहन के वस्त में घुटनों के बल बैठ गई। कांच की चूड़ियाँ, माथे की बिंदिया, गले का गुलूबंद का हार और अरूसी जोड़ा मुझे कब का उतार के फेंक देना चाहिए था या उसे आग लगा देनी चाहिए थी, लेकिन वो बारिश में भीग रहा था। मेरी पत्थर आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हुए। हैरत थी कि पिछले 2 घंटों में मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहा था, मगर अब मैं रो रही थी, ज़ारों कतार रो रही थी। अपने हाथों की चूड़ियां मैंने बेदर्दी से उतार के जहन में जोर से फेंकी थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी तैमूर शाह, कभी भी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। गरजते बादलों में, कड़कती बिजली में और तूफानी बारिश में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी। तभी मेरा बूढ़ा बाप अपने कमरे से निकल के बाहर सहन में आया। मुझे रोता देखकर उनकी आंखें भी बरस रही थीं। मेरे चेहरे पे कई घंटों से किया गया मेकअप अब धुल चुका था। मेरे वालिद कहने लगे कि उठ जाओ बेटा, खुदा को यही मंजूर था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, बस अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं। और उस शख्स ने मेरे बाप को बहुत रुलाया था, बेतहाशा रुलाया था। मेरी तैमूर शाह से बात उस वक्त पक्की हुई जब वो लंदन में ज़ेरे तालीम था। मेरे बाबा की सुल्तान शाह से बहुत पुरानी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती उस वक्त थी जब सुल्तान शाह भी गांव में रहता था। तब बराबर की ज़मीनें थी और बराबरी की बुनियाद पे ही दोनों की दोस्ती शुरू हुई। मेरे बाबा बताते हैं कि स्कूल के ज़माने से ही उनकी दोस्ती की इब्तिदा हुई थी। बस फ़र्क ये था कि मेरे बाबा ने 10वीं जमात के बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था और सुल्तान शाह आगे तालीम हासिल करने के लिए शहर के कॉलेज चला गया था। गो के उन्होंने बीकॉम किया था, लेकिन लाहौर जैसे शहर में भी उन्होंने अपना बंगला बनाया हुआ था। लेकिन मेरे बाबा के 7 भाई थे। पहले तो सब इकट्ठे ही मेहनत करते थे, लेकिन फिर बंटवारे का जो शोर उठा कि घर ज़मीन सब कुछ बिक गया। हमारे हिस्से में बस एक छोटा सा मकान आया और ज़मीन का एक मुनासिब सा हिस्सा। मेरे बाबा अभी भी खेतों में ही काम करते थे। मेरी वालिदा के इंतकाल को 7 साल गुजर गए थे। उस वक्त मैं 12 साल की थी, लेकिन मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की थी। सुल्तान शाह की रिहाइश ज़्यादातर शहर में थी, लेकिन गांव में भी वो हर तीसरे चौथे महीने 2-3 दिन के लिए आते थे और आते ज़रूर थे। बहरहाल उस सूटेड बूटेड शख्स के अंदर मैंने ज़रा भी गरूर और घुमंड नहीं देखा था। आलती पालती मारे मेरे बाबा के साथ ज़मीन पे बैठ जाते थे। वो कहते रह जाते कि अरे सुल्ताने यार, चारपाई पे बैठ जा, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कभी भी अकेले खाना नहीं बनाने दिया था। कि कहते थे कि मेरी बच्ची का कहीं रंग खराब ना हो जाए, इसलिए मेरे साथ खुद ही लकड़ियों को फूंकने से फूंकने लगते। कई बार बाबा से कहा था कि गैस सिलेंडर लगवा लें। कहते थे कि मुझे डर लगता है, कई लोगों के घरों में सिलेंडर फट जाने से बड़ी मुसीबतें आई हैं। तू हट पुत्र, मैं पका लेता हूँ। मेरे लिए मेरे बाबा भी थे और मेरी माँ भी। अभी भी सुल्तान अंकल के आने पे बिरयानी बनाई थी, साथ में गोश्त का सालन बनाया था। लेकिन जब मैं रोटियां बनाने बैठी तो बाबा कहने लगे, चल पुत्र तू उठ, मैं पकाता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बना लूंगी। बाबा मेरे बराबर में ही बैठ गए। वो रोटियां बेल रहे थे और मैं पका रही थी। तभी सुल्तान अंकल जब हाथ मुंह धोकर आए तो ज़मीन पे ही बैठ गए। पहले बाबा ने टोका, फिर मैंने भी कहा, अरे अंकल आप चारपाई पे बैठ जाएं। कहने लगे, अंकल? फिर अंकल? अरे बाबा, तुम्हारा ताया हूं मैं, तुम्हारे बाप से पूरे 3 दिन बड़ा हूं। वो मुस्कुराते हुए कहते थे और मेरे बाबा हंसने लगते थे। उनमें ज़र्रा बराबर भी गरूर नहीं था। वो पुरानी बातें करते तो मैं घंटों चारपाई पे बैठी उनकी बातें सुनती रहती। मेरे बाबा के चेहरे पे इतनी खुशी होती थी कि लगता था बचपन के उसी ज़माने में पहुंच गए हैं। सर्दियों का मौसम था। मुझे आज भी वो रात याद है। इस बार वो पूरे 1 साल बाद आए थे। तब मैंने 10वीं के इम्तिहान पास किए थे। मेरी वालदा के इंतकाल को उस वक्त 3 साल का अरसा गुजरा था और वो चारपाई पे बैठे मट्टी के प्याले में चाय की चुस्कियां भरते हुए अपने बचपन के किस्सों को याद कर रहे थे और मैं उनकी शानदार शख्सियत को बड़े गौर से देख रही थी। आए तो वो पेंट कोट में थे, लेकिन इस वक्त मेरे बाबा के ही सादे से कुर्ते और धोती में मलबूस थे। सामने हुक्के के कश भी ले लेते थे। अब उनकी कनपट्टियों के कई बाल सफ़ेद थे और सर में भी सफ़ेदी उतर आई थी और मेरे बाबा से 3 साल छोटा होने के बावजूद उनसे ज़्यादा बूढ़े लगते थे। मुझे यूं अपनी तरफ मतवज्जा देखा तो कहने लगे, ऐसे क्या देख रही है मेरी बेटी? मैंने कहा, सुल्तान अंकल, आप बूढ़े बूढ़े लगने लग गए हैं। तो हंस के कहने लगे, तुम्हारे बाबा से तो अभी भी जवान लगता हूँ। मैंने कहा, हाँ ये तो है। कहने लगे, हाँ भाई बाले, आगे का क्या इरादा है?
हमारी बच्ची ने डॉक्टरी पढ़नी है या इंजीनियर बनना है। मेरे बाबा कहने लगे कि 10वीं जमात में पूरे ज़िले में टॉप किया है तेरी भतीजी ने। ये सुन के उन्होंने मुझे बड़ी खुशगवार हैरत से देखा। कहने लगे तुम तो इनाम की मुस्तहिक हो बेटा, आगे क्या इरादा है? मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ और अपनी बंजर हुई ज़मीनों पे कंस्ट्रक्शन करूँगी, उसको एक छोटी सी सोसाइटी बनाऊँगी। ये मेरा ख्वाब है। बाबा के हिस्से में वो ज़मीनें आई थी जो बंजर हो चुकी थी। गो कि वो ज़मीनें एकड़ पे मुश्तमिल थी, लेकिन बंजर होने की वजह से उनकी कीमत ना होने के बराबर रह गई थी। मेरी बात सुन के कहने लगे माशाल्लाह, मेरी बच्ची तो बड़ी अच्छी सोच रखती है, बेटा मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। फिर कहने लगे कि तैमूर भी बिजनेस माइंड रखता है, बिजनेस पढ़ने के लिए ही लंदन मुझसे ज़िद करके गया है। कहता है मुस्तकबिल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। आजकल के बच्चों की सोचें कितनी मुख्तलिफ हैं ना बाले। हम लोग तो इनकी उम्रों में बस यही बातें करते थे कि ना जाने पढ़ाई का बोझ कब ख़त्म होगा, कब शादियां होंगी। मेरे वालिद का नाम इकबाल था, लेकिन वो मेरे वालिद को बाले ही कहता था और मेरे वालिद उन्हें सुल्तान है। लेकिन आजकल के बच्चे शादी की तरफ आते ही नहीं हैं। अभी हमने ज़िंदगी में पता नहीं और क्या क्या करना है। फिर मुझसे कहने लगे बेटा तुम्हारा दाखिला मैं शहर में करवा देता हूँ, मेरा घर है, बहुत खूब मज़े से रहना। मैंने कहा दाखिला तो मुझे लाहौर में ही लेना है, लेकिन मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। आप बाबा से कहें ना मान जाए। बाबा मानते ही नहीं है। कहने लगे हॉस्टल में क्यों रहना है जब तुम्हारे ताया का इतना बड़ा घर है। उन्हें देख के लगता ही नहीं था कि वो गैर है। मैंने कहा नहीं सुल्तान अंकल, हॉस्टल की ज़िंदगी का एक अलग ही चार्म होता है। वहाँ और भी स्टूडेंट्स होंगी, मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकती हूँ और पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद होती रहती है। कहने लगे वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। लेकिन बाबा कहने लगे कि ना बाबा, अव्वल तो इसका शहर जाना ही मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। मैंने तो कहा है करीबी कस्बे में जहाँ भी कॉलेज है वहाँ दाखिला ले ले। मैंने कहा वहाँ की इतनी वैल्यू नहीं है बाबा, लाहौर की वैल्यू है, प्लीज़ जाने दे ना। कहने लगे मैं तो तुम्हारे पीछे क्या करूँगा फिर, इतना बड़ा घर काट खाने को दौड़ेगा। हालांकि घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक अकेले शख्स के लिए तो घर बड़ा ही लगता है। सुल्तान अंकल कहने लगे कि अब बच्चों को पढ़ाना भी तो है, तो यहाँ 2 कदम लाहौर भेजने के लिए तैयार नहीं है तू। और देख मैंने कितना बड़ा जिगड़ा करके अपने बेटे को लंदन भेजा हुआ है। फिर कहने लगे कि बस वो भी 4-5 साल तक वापस आ जाएगा और फिर हमने अपना वादा भी तो निभाना है। वो मेरे वालिद से कह रहे थे और मैं सोच में पड़ गई कि कौन सा वादा। मेरे बाबा ने एक नज़र मुझे देखा और अपनी आंखों में आने वाली नमी को अपने हाथ की पुश्त से रगड़ के साफ किया। याद है मुझे, पर मुझे तो लगा था तू भूल गया होगा। तेरी और मेरी हैसियत एक बराबर तो नहीं रही और फिर बचपन की कही बातें बातें ही रह जाती हैं। मुझे तो लगा था कि तू भूल गया होगा उस वादे को। सुल्तान अंकल कहने लगे तूने ऐसा कैसे सोच लिया। मुझे समझ नहीं आई कि उनके बीच ऐसा भी कौन सा वादा हुआ था। मैंने कहा बाबा कौन सा वादा हुआ था। तो सुल्तान अंकल कहने लगे कि भाई जब तुम्हारे अब्बा छठी जमात में थे तो हम दोनों ने एक वादा किया था कि हम अपनी दोस्ती को एक बहुत मजबूत रिश्तेदारी में बदलेंगे। अभी भी मैं उनकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा यानी कि आपका इरादा था कि आप एक ही घर की 2 बहनों से शादी करेंगे। सुल्तान अंकल हंसने लगे। अरे नहीं बेटा, तुम भी अपने बाप की तरह बिल्कुल मासूम और भोली भाली हो। अरे भाई हमने अपनी औलादों की शादी आपस में करनी थी। ये सुन के मेरी तो नज़रें खुद ब खुद झुक गई। चाय की प्याली खाली हो चुकी थी। मैं चारपाई से खड़ी हो गई, खाली प्यालियां पकड़ी और सामने लगे नलके के पास रख दी और अपने कमरे में आ गई। पीछे से मुझे सुल्तान अंकल के हंसने की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह से बड़ी शर्म हया है मेरी बच्ची में, ये सुल्तान अंकल ने कहा था। बाबा कहने लगे देखो माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन औलाद की सोच कदरें मुख्तलिफ होती है। मेरी बच्ची की आंख हर ख्वाब से खाली है। अभी तो उसकी आंखों में बस आगे बढ़ जाने का जज्बा है। अपने सगे चाचू से जो धोखा खाया है उससे बहुत दिल बर्दाश्त है। उस बंजर ज़मीन का कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरी बच्ची का ख्वाब है कि वो उसे एक छोटी सी सोसाइटी में तब्दील कर देगी। मैंने भी उसे ख्वाब देखने से नहीं रोका। मैं नहीं जानता कि उसका ख्वाब सच्चा होगा कि नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरी बच्ची की आंखों में कोई ख्वाब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तैमूर से पूछ लो। ये ना हो कि मेरी बच्ची की आंखों में ख्वाब सच जाए और जब वो वापस आए तो। मेरे वालिद ने बात अधूरी छोड़ दी। अरे बाले ये क्या बात की तूने। तैमूर की इतनी हिम्मत कि मेरे आगे कुछ कह जाए या इनकार कर जाए। टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं उसकी। बेशक शहर में जाके बस गया हूँ, लेकिन मेरा खमीर इसी मिट्टी का बना हुआ है और हम जुबानों से फिरने वाले नहीं हैं। शाह खानदान से ताल्लुक़ है हमारा। मेरे वालिद कहने लगे मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। सुल्तान अंकल कहने लगे जब वो 7 साल का था तब से उसे पता है कि उसकी शादी उसके इकबाल अंकल की बेटी अबरिश से होगी। मेरे वालिद कहने लगे कि बचपन की बात और होती है, बड़े होकर बच्चों की सोच बदल जाती है। मैं नहीं चाहता कि हम अभी से इस किस्से को छेड़ें।
पहले बच्चे तालीम हासिल कर लें, फिर देखा जाएगा। हालांकि मेरे वालिद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शायद बेटी के बाप थे, इसलिए हर जाविये से सोचते थे। सुल्तान अंकल कहने लगे कि मुझे अपने बेटे पे बहुत मान है और मैं जानता हूँ कि वो मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगा। फिर कहने लगे कि अब्रिश बेटा बाहर आओ। मैं कमरे में बैठी थी, तजब्जुब का शिकार थी। उनके पुकारने पे मैं बाहर आ गई। मैंने कहा जी, तो पीछे हट के चारपाई पे मेरे बैठने की जगह बनाई। यहाँ बैठो मेरा बेटा। फिर अपने हाथ की छोटी उंगली से अंगूठी उतारी और मेरी उंगली में पहना दी। मेरे सर पे दोनों हाथ रखे। आज से अब्रेश मेरे तैमूर की अमानत है। फिर जेब में से बटुआ निकाल के जितने पैसे थे सब मेरे हाथ पे रख दिया। वो रकम तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब थी। मेरे वालिद फ़ौरन बोले, ये क्या कर रहे हो? तो अपने होंठों पे उंगली रख के कहने लगे, खबरदार, जो तुम हम दोनों बाप बेटी के मामले में आए। ये मेरी बेटी है। लेकिन मैं पैसे नहीं रख रही थी। मुझे तो वो अंगूठी भी बेमानी सी लग रही थी। ना मैंने उसे देखा था, ना मैं उसे जानती थी। शायद बचपन में कभी देखा हो या कभी उसके साथ खेला हो, लेकिन शायद वो मुझसे ज़्यादा बड़ा था, 7 साल या 8 साल। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बस एक धुंधला धुंधला सा सुल्तान अंकल से मिलता जुलता सा एक चेहरा। शायद जब मैं छोटी थी तो हमारे घर आया करता था, लेकिन बहरहाल मुझे वो याद नहीं था। मेरे वालिद कहने लगे, नहीं, इस तरह से नहीं, जब तैमूर की मर्जी ना हो। वो कहने लगे, तौबा है, यहाँ रात है तो लंदन में शाम होगी। उन्होंने अपने जेब में से मोबाइल निकाल के कॉल मिलाई और फ़ोन स्पीकर पे बड़े मान से रखा, जैसे उन्हें किसी चीज़ का डर और खौफ ही ना हो। हेलो बाबा जानी, कैसे हैं? एक नौजवान की आवाज़ आ रही थी। लहजा काफ़ी मुहज़्ज़ब सा था। और जाने जिगर क्या हाल है? सुल्तान अंकल का मिजाज ऐसा ही था, बिल्कुल दोस्ताना सा। वो जिस तरह बाबा से दोस्ताना अंदाज से बात करते थे, मुझसे भी ऐसे ही करते थे, जैसे मेरी उम्र के हों। और शायद इसीलिए अपने बेटे से भी उसी अंदाज में बात करते थे। A1 बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ, मौज में हूँ, मस्ती में हूँ। आप बताएं, पढ़ाई कैसी जा रही है बरखुरदार? जी बाबा जानी, पढ़ाई फर्स्ट क्लास जा रही है। बस अपने वादे का ख्याल रखिएगा। आपने कहा था कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी में नुमाया पोजीशन ली तो आप मुझे गाड़ी लेके देंगे। अरे हाँ हाँ, दे दूंगा। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक वादा मैंने भी तुमसे लिया था जब तुम यहाँ से लंदन जा रहे थे। वो कहने लगा, मुझे याद है। कहने लगे, मैं क्या समझूं कि जब तुम वापस आओगे तो मेरे उस वादे की लाज रखोगे या मुझे मेरे दोस्त के सामने शर्मिंदा करवा दोगे? कहने लगा, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते हैं मेरे दिल में बाले चाचा की कितनी इज्जत है और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया होगा वो कोई आम तो हो ही नहीं सकती, खास ही होगी। सुल्तान अंकल अब संजीदा थे। तैमूर, मैंने अब्रिश के हाथ में तुम्हारे नाम की अंगूठी पहना दी है, इस मान के साथ कि तुम मेरा मान रखोगे। कहने लगा, तो ठीक है बाबा, आपने पहना दी तो अब वो मेरी अमानत है। एक सादा सा जुमला था जो उसके मुंह से अदा हुआ, लेकिन मेरे दिल पे एक गहरी छाप छोड़ गया। मेरी आंखों ने उसके सपने उसी वक्त से सजाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ की बाज़गिश्त मेरे दिल की धड़कनों में किसी ताल की तरह बजती थी। वक्त गुजरने लगा। मैं लाहौर आ गई, हॉस्टल में रहने लगी। प्री इंजीनियरिंग में मैंने लाहौर में दूसरी पोजीशन हासिल की थी और मुझे अफसोस था कि पहली पोजीशन से क्यों रह गई। वक्त गुजरने लगा। मैं इंजीनियरिंग कर चुकी थी, अभी तो मुझे उन बंजर ज़मीनों को ज़िंदा करना था। तभी सुल्तान अंकल और खालदा आंटी हमारे घर आए। इस बार मेरे लिए ढेरों तहाइफ लेके आए थे। साथ में मिठाई के, फलों के टोकरे थे। मेरा तो सहन भर गया था। खालदा आंटी ने मुझे गले लगाया, माथे पे बोसा दिया। कहने लगी, अगले महीने तैमूर वापस आ रहा है, बस उसके आते ही अगले महीने की 10 तारीख को हम बारात लेके पहुंच जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ लग रहा था कि आनन फानन हो रहा है। मेरे वालिद के चेहरे पे एक अजीब सी चमक और खुशी थी। कहने लगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बेकार सी ज़मीनों को बेचूं और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूं। पूरा गांव देखे कि इकबाल ने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रुखसत किया है। लेकिन सुल्तान अंकल ने मना कर दिया कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। शादी शहजादियों की तरह ही होगी, लेकिन तुम कोई ज़मीन नहीं बेचोगे। ये ज़मीन मेरी बेटी का ख्वाब है और शादी के बाद इस ख्वाब को तैमूर और अब्रिश मिल के पूरा करेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि वो बारात का इंतज़ाम अपने इसी घर में करना चाहते हैं। मेरी बेटी की बारात इसी घर से उठेगी। सब कुछ तय हो चुका था। मेरे वालिद ने मुझे शॉपिंग भी करवाई थी। कह रहे थे कि बड़े सालों से सब कुछ जोड़ तोड़ के रखा था। फिर मुझे मेरी वालिदा का जेवर भी पकड़ा दिया। कहने लगे, चाहता तो मैं इसे तुड़वा के नया डिज़ाइन बनवा देता, लेकिन उसने बड़े चाव से तुम्हारे लिए रखा था। मैंने ये धुलवा दिया है और मेरी भी ख्वाहिश है कि शादी पे तुम यही पहनो। मैं दुल्हन बनी, बारात का इंतज़ार हो रहा था। मेरी सारी सहेलियां मेरी बड़ी तारीफ़ कर रही थीं,
कि आज तो तुम बेहद हसीन लग रही हो। आज तक मैंने तैमूर की तस्वीर नहीं देखी थी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बस एक तसव्वुर था, बचपन का धुंधलाया हुआ अक्स था, और मैंने उसी अक्स को बेइंतहा चाहा था। बारात ने रात 9 बजे पहुंचना था, लेकिन 9 से 10 बजे, 10 से 11 और 11 से 12। मेरे वालिद ने कई फ़ोन सुल्तान अंकल के नंबर पे किए, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि वो तो शाम को ही अपनी पुरानी हवेली पहुंचने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि ये तो पता चल चुका था कि तैमूर आ चुका है। अभी 4 दिन पहले तो सारी बातें तय हुई थी, सब कुछ तो तय हो चुका था। लोग बातें करने लगे कि विलायती मुंडा है तो हो सकता है कि कोई मेम शेम लेके आ गया हो, गांव की लड़की उसे कहाँ पसंद आएगी। और मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मेरे कानों में तो अभी भी वही बाज़गिश्त घूम रही थी कि जिसे आपने मेरे लिए पसंद किया है ना बाबा जानी, वो लड़की कोई ख़ास ही हो सकती है। आज से अब्रिश मेरी अमानत है। ऐसे लगा जैसे यही अल्फाज मेरे सामने खड़े होके मेरा तमस्खुर उड़ाने लगे हों। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान वापस जाने लगे। मेरे बाबा बार बार कह रहे थे कि अरे अभी रुके, सुल्तान बस आता ही होगा। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया हो सकता है टूटे फूटे रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो, या हो सकता है कि कितने ही जवाब थे जो मेरे बाप एक एक को बता के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अरे जाने भी दो बाले मियाँ, 12 बज गए हैं, अब नहीं आती तुम्हारी बेटी की बारात। और मैं कमरे में बैठी पत्थर का मुजस्सिमा बनी हुई थी। मेरी नज़रें अभी तक घड़ी पे टिकी हुई थी। तभी सुल्तान अंकल का फ़ोन आया। सिसकियों और हिचकियों से रो रहे थे। बाले मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। बस ये कहना था कि मोबाइल मेरे बाप के हाथ से गिरा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई थी। नीचे गिरते ही मोबाइल कई टुकड़ों में तकसीम हो गया, और मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि टूट गया। टूटे हुए मोबाइल को उठा के मैंने एक तरफ रखा। अपने बाबा से कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? मैंने तो ना कभी उसे देखा था ना चाहा था। कोई बात नहीं, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर तो नहीं है, बहुत बहादुर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया और रोने लगे। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची बहुत बहादुर है, बहुत साबिर है। देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला बहुत अच्छा मिलेगा। अपने बाप को मैंने बहुत हौसला दिया था। उन्हें दवा दी, उन्हें खाना खिला के मैंने कमरे में सुला दिया। तभी तूफ़ानी बारिश होने लगी। लेकिन एक तूफ़ान मेरे अंदर भी बरपा था। अपना ज़ब्त मैं उस बारिश में खो चुकी थी। मैं रो रही थी। बहरहाल अपने दिल का गुबार हल्का करके मैं अपने कमरे में आ गई। अपने अरूसी लिबास को उतार के फेंक दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह मुझ पे कयामत टूट पड़ेगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाबा अभी भी चारपाई पे बैठे थे। मैंने नाश्ते का पूछा तो कहने लगे, नहीं जी, बहुत घबरा रहा है, लगता है कुछ अनहोना सा हो गया है, पता नहीं दिल बड़ा बेचैन है। मैंने सोचा कि रात को इतना कुछ तो हो गया है, अब और क्या होना बाकी है। मैंने कहा बाबा आप इतना सोच क्यों रहे हैं? अभी मैं बात कर ही रही थी जब दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया। ओ बाले, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खोला तो सामने शफकत चाचा थे। रंग उड़ा हुआ था। मेरे बाबा के पास आ गए और कहने लगे, तुझे पता है वो शहर में सुल्तान शाह को हार्ट अटैक हुआ है, सवेरे सवेरे उसका इंतकाल हो गया है, अभी अभी खबर आई है शहर से। ये सुन के मैं खुद भी हिल के रह गई, और मेरे बाप ने अपना दिल पकड़ लिया। ऐसे कैसे चला गया मुझे छोड़ के? कैसे जा सकता है मेरे बगैर? कैसे चला गया? बस ये अल्फाज थे जो मेरे बाप की ज़ुबान पे थे। वो लगता था जैसे अपने ही ट्रांस में बातें कर रहे थे। ना ना सुल्ताने, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने कहा था साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो कैसे छोड़ के चला गया तू मुझे? मैं बाबा के साथ लग के रोने लगी। शायद उन्होंने भी इस बात का बहुत सदमा लिया था। मेरे दिल में तैमूर शाह के लिए नफरत और भी बढ़ गई। मैंने कहा बाबा सब्र करें। लेकिन बाबा एकदम धड़ाम से ज़मीन पे गिरे। मैं तो चिल्लाने लगी। आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने कहा बाबा, लेकिन उनका वजूद बेजान हो चुका था। मैं तो चीखने और चिल्लाने लगी। गांव की औरतों ने मुझे संभाला। जब मेरे वालिद को तदफीन के लिए ले जाने लगे तो मैं रोने लगी। क्या आपको मेरी याद नहीं आई? मेरे बारे में नहीं सोचा? अपने दोस्त के पास जाने की आपको इतनी जल्दी क्यों थी बाबा? मैंने आज तक कभी ऐसी दोस्ती नहीं देखी थी जैसे मेरे बाबा और सुल्तान अंकल के बीच में थी। मैं बड़ी मुश्किल से 2 दिन गांव में रुकी। घर में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरे बाबा की यादें बिखरी पड़ी थीं। मैं अगर वहाँ रहती तो शायद जहनी मरीज़ा बन जाती। शहर में मेरी हॉस्टल में कई लड़कियों से दोस्ती हुई थी, जिनमें से एक नताशा थी, मेरी बहुत बेहतरीन दोस्त और मेरी रूममेट। जब उसे पता चला तो वो गाँव मेरे वालिद का अफसोस करने आई, लेकिन मेरी बिगड़ी हुई हालत देखकर मुझे अपने साथ चलने का मशवरा देने लगी।
मैंने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे घर जाऊं? कहने लगी, यहाँ किसके पास रहोगी? तुम्हारा खानदान तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जबरदस्ती तुमसे अपने अनपढ़ और गंवार बेटों की शादी कर देंगे। तुम्हारे चाचे तुम्हारी ये बंजर जमीन भी अपने नाम लगवा लेंगे। फिलहाल यहाँ से चलो। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई। अपने घर को ताला लगाते हुए मैं बहुत रोई थी। ये नहीं पता था कि मुझे गांव यूं छोड़ना पड़ेगा। नताशा के साथ मैं शहर आ गई। उसका बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे। उसकी वालदा मेरे साथ लग के बहुत रोई, जैसे मेरे गम में बराबर की शरीक हो। मुझे तसल्लियाँ दी। मैं नताशा के कमरे में ही रहने लगी। उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और एक भाई था जो उसके वालिद के साथ ऑफिस जाता था। ज़ारून काफ़ी खुशमिजाज किस्म का नौजवान था। शुरू शुरू में तो मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी, बाहर भी नहीं आती थी। सब कुछ बड़ा अजीब लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं हल्की फुल्की सबसे बात करने लगी। डाइनिंग टेबल पे अक्सर मुझे ये लगता जैसे ज़ारून मुझे ही देख रहा है। शायद बात करना चाहता है, लेकिन मैं मौका ही नहीं देती थी। मैंने बहुत जल्द किचन का रुख कर लिया। जब भी नताशा की वालिदा उसे कोसने सुनाती कि कुछ पकाना तो सीख लो, 1 साल के बाद तुम्हारी शादी है, क्या कहूँगी मैं तुम्हारी फूफो को कि तुम्हारी भतीजी को चाय तक बनानी नहीं आती। मैं किचन में आई तो नताशा अपनी माँ की बातें सुन के चाय बनाना सीख रही थी। उसे शुरू से ही खाने पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हॉस्टल में भी अक्सर मैं ही उसे चाय बना बना के देती थी और वो बस मज़े से पीती थी। कहने लगी, तो आपने मुझे फुप्पो के घर भेजने का ठेका ले रखा था। जानती है ना फुप्पो मखलूक क्या होती है। अरे भाई, नहीं आता पकाना तो क्या करूं? मैंने कहा, कौन सा मुश्किल काम है, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। वैसे भी मैं घर में करती ही क्या हूँ। वो कहने लगी, हाँ ये ठीक है अब्रिश, तुम मुझे कुकिंग सिखा दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ के कई खाने मैंने हॉस्टल में खाए हैं, बहुत मज़े के होते थे। बहुत जल्द मुझे यूं लगने लगा जैसे मैं किसी गैर के घर में नहीं रह रही। शायद घर के मकीन ही कुछ ऐसे थे। नताशा की वालदा कहने लगी कि चलो शुक्र है तुम्हें शौक तो पैदा हुआ। फिर वो मुझसे कहने लगी, बेटा इसे अपना घर ही समझना, जब भूख लगे खा लिया करो, तुम तकल्लुफ में कहीं भूखी ना रह जाया करो। नताशा कहने लगी, अगर भूखी रहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। बहरहाल मुझे ये लगने लगा कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। मैं कब तक उनके सर पे बोझ बन के बैठी रहूं। लाहौर की बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने अपनी सीवी भेजी, लेकिन नो वैकेंसी का ही जवाब आया। तभी नताशा कहने लगी कि ये तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो, तुम्हें काम करना है तो तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे अलग जगह जॉब करनी है ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारे बाबा के ऑफिस में काम करने का मतलब तो यही हो गया कि वो कभी भी मुझे मेरी खामियों का नहीं बताएंगे। उन्हें नज़रअंदाज करते रहेंगे कि बच्ची है, चलो कोई बात नहीं। बड़ी सहूलत से मैंने इनकार किया था कि उसे बुरा भी ना लगे। मैं एक आर्किटेक्चरर थी, लेकिन फिर भी मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था। अभी भी कमरे की गैलरी से सामने नजर आने वाले दरख्त पे बैठे कबूतरों की जोड़ी को मैं स्केच कर रही थी, जब मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पलट के देखा तो ज़ारून खड़ा था। मेरे यूं बर्जस्ता पलटने पे वो कुछ घबरा के पीछे हटा। मैंने इस्तफहामिया नज़रों से उसे देखा। कहने लगा, वो मैं आपकी स्केचिंग देख के रुक गया था। नताशा को देखने आया था। बहुत अच्छा स्केच करती हैं आप, बिल्कुल रियल रियल सा लगता है। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। कहने लगा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। मेरे बराबर में रखी कुर्सी की तरफ उसने इशारा किया। मैंने कहा, जी बैठ जाए। उसने कुर्सी फिर भी कुछ पीछे करके फासले पे रखी और बैठ गया। फिर मेरी स्केचिंग को बड़े गौर से देखने लगा। क्या मेरी तस्वीर बना देंगी? उसकी फरमाइश पे मैं कुछ हिचकिचाई थी। मैं इंसानों की तस्वीर नहीं बनाती, कभी मैंने बनाई नहीं है। आई एम सॉरी।